गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में गैस डिसॉल्विंग लिक्विड्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जब हमने सॉल्यूशन चैप्टर शुरू किया था तो सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ाए थे। उसके बाद हमने क्या पढ़ाया था, सॉलिड डिसॉल्विंग लिक्विड। उसमें हमने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ाई, फिर वाइटा फैक्टर पढ़ाया। फिर हमने लिक्विड डिसॉल्विंग लिक्विड पढ़ाया जिसमें कि हम लोग आइडियल सॉल्यूशन पढ़े थे और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़े थे और दोनों डेविएशन यानी नेगेटिव पास्ट डेविएशन पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे गैस डिसॉल्विंग लिक्विड। ठीक है, देखिए पानी में ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व है, ये हमें पता है क्योंकि पानी में एक्वेटिक स्पीसीज यानी मछलियां जिंदा रहती हैं। ठीक है, पूरा एक्वेटिक लाइफ बसा हुआ है पानी में और उसका रीजन यही है कि पानी में ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व है। लेकिन ऑक्सीजन एक नॉन पोलर गैस है जबकि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, तो पानी में ऑक्सीजन गैस बहुत कम डिसॉल्व होती है, इसलिए वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है और हम पानी में सरवाइव नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन जो पोलर गैसेस हैं या ऐसी गैसेस हैं जो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकती हैं, तो वो गैसेस पानी में काफी ज्यादा डिसॉल्व होती है। जैसे अमोनिया पानी में काफी ज्यादा डिसॉल्व होती है क्योंकि वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाती है। सेम वे में HCl गैस भी पानी में बहुत ज्यादा डिसॉल्व है। ठीक है, तो वही रूल चलता है जो हम पढ़ाते आए पहले से, लाइक डिसॉल्व लाइक। मतलब पोलर गैस है तो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व है, नॉन पोलर गैस है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व है। जैसे मीथेन गैस है, पानी में बहुत कम डिसॉल्व होगी, पर यही मीथेन गैस बेंजीन या टॉर्बिन जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट में काफी ज्यादा डिसॉल्व है। ठीक है, तो देखिए हमने इसमें एक स्टडी किया कि हम लोगों ने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा और वाटर ले लिया। मान लीजिए 1 किलोग्राम वाटर ले लिया, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा 298.15 केल्विन और ऑक्सीजन गैस ले ली। मान लीजिए प्रेशर P है, तो आप देख रहे हैं बहुत कम गैस डिसॉल्व। गैस के मॉलिक्यूल्स को हमने सर्किल से बनाया, आप देख रहे हैं पानी में बहुत कम ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व। ठीक है, एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिशन, कुछ ऑक्सीजन गैस अनडिसॉल्व हो रही है और उसमें तो उतनी ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व हो रही है। तो ऊपर वेपर फेज में ऑक्सीजन का मोल और नीचे एक्वस फेज में ऑक्सीजन का मोल कांस्टेंट बना हुआ है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मान लीजिए हमने प्रेशर बढ़ा के 4P किया तो ऑब्वियसली वॉल्यूम कम हुआ, कंप्रेस हो गई। तो हम ये पाते हैं इतना इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है और एक नया इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है और इस वक्त ऑक्सीजन गैस पानी में उसका मोल फ्रैक्शन बढ़ जाता है, यानी कि प्रेशर बढ़ाने पर ऑक्सीजन गैस की सॉल्वेबिलिटी वाटर में ज्यादा हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल है कोल्ड ड्रिंक्स का, एरेटेड ड्रिंक्स का। CO2 गैस को हम पानी में डिसॉल्व करते हैं। CO2 भी नॉन पोलर है, पानी में बहुत कम डिसॉल्व होती है, लेकिन जब हम कोल्ड ड्रिंक के बॉटलिंग प्लांट में पैकिंग करते हैं तो हम बहुत हाई प्रेशर पे पैकिंग करते हैं और जब हम हाई प्रेशर पे पैकिंग करते हैं तो क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा CO2 पानी में डिसॉल्व होता है। इसलिए जब हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हैं तो गैस बहुत तेजी से डिसॉल्व से अनडिसॉल्व होती है, इसलिए वो लिक्विड थोड़ा सा बाहर की तरफ फेंकती है। तो हेनरी लॉ क्या है, हेनरी लॉ ने यही स्टडी किया। उसने ये पाया कि जैसे जैसे वो प्रेशर बढ़ाता गया वैसे वैसे गैस की सॉल्वेबिलिटी पानी में बढ़ती है, या जो सॉल्वेंट लिया उस सॉल्वेंट में गैस की सॉल्वेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, पोलर गैस है, पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा डिसॉल्व होगी, नॉन पोलर गैस है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट डिसॉल्व होगी। लेकिन एक जनरल ऑब्जर्वेशन ये था कि यदि हमने एक गैस फिक्स कर लीजिए ऑक्सीजन मान लीजिए और एक सॉल्वेंट फिक्स कर लिया वाटर, तो हम जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ज्यादा सॉल्वेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो उसने एक सिंपल सा लॉ दिया कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब जितना ज्यादा हम गैस का पार्शियल प्रेशर सॉल्यूशन के ऊपर बढ़ाएंगे उतना ज्यादा वो गैस सॉल्वेंट में डिसॉल्व। तो देखिए ग्राफ हम प्लॉट करते हैं। एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए है, ए से हम गैस को डिनोट कर रहे हैं और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए है। जितना ज्यादा हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं उतना ज्यादा गैस की सॉल्वेबिलिटी। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए is directly proportional to the mole fraction of gas in the solution.
क्लियर हुआ? हम प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप हुआ, इक्वलिटी का साइन लगाए और इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, अब थोड़ा हम लोग हेनरीज कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आया? बहुत सिंपल सा लॉ है। लॉ क्या कहता है कि द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं केएच की। पहले हम बात करें कि केएच की यूनिट क्या होती है। आप सबको पता है कि मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती। तो केएच की यूनिट किसकी यूनिट हो गई? प्रेशर की। प्रेशर यानी जो भी प्रेशर की यूनिट है, बार, पास्कल, एटीएम, ठीक है, टॉर, ये सब होते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में केएच की वैल्यू किलो बार में दी हुई है। क्लियर हुआ? तो यूनिट ऑफ केएच इज इक्वल टू द यूनिट ऑफ द प्रेशर, और जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट है वो किलो बार है। अब केएच की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? तो पहला चीज, केएच की वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। आप एक चार्ट देख रहे हैं, ठीक है, ऊपर भी आपको चार्ट भी, वर्चुअल चार्ट भी अपीयर हो रहा होगा, वो भी आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि केएच की वैल्यू जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। और एक इंटरेस्टिंग फिनोमेनन देखिए कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है केएच की वैल्यू बढ़ रही है। यानी हम ये कह सकते हैं कि केएच वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। क्लियर हुआ? दूसरी चीज, यदि आप इसको इक्वेशन को ऐसे लिखें, केएच इज इक्वल टू प्रेशर बाय मोल फ्रैक्शन, तो केएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी गैस की एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में केएच की वैल्यू हाई है, इसका मतलब उस गैस की सॉल्वेबिलिटी कम है। मतलब यदि हम 293 केल्विन पे ही कंपेयर करें, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही कंपेयर करें, तो सबसे ज्यादा केएच वैल्यू हीलियम की है। इसकी मतलब हीलियम की सॉल्वेबिलिटी पानी में कम है। तो सबसे ज्यादा सॉल्वेबिलिटी किसकी होगी? ठीक है, सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा ऑक्सीजन, फिर कौन होगा? हाइड्रोजन, फिर कौन होगी? नाइट्रोजन, और फिर कौन होगी? हीलियम। तो एक कंक्लूजन क्या निकाला? आप उसको लिखिए कि केएच वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। एक पहला कैलकुलेशन हुआ, पहला हमारा कंक्लूजन हुआ कि केएच वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। दूसरा कंक्लूजन हमारा क्या हुआ? KH value depends upon the temperature. दूसरा, KH value depends upon the nature of the gas. Third, higher the KH value, less would be the solubility. Less would be the solubility. चौथा, KH value depends upon the solvent also. देखिए, एक डिस्प्ले हो रहा हो ऊपर कि KH वैल्यू पानी में अलग है, बेंजीन में अलग है। सेम गैस की KH वैल्यू अलग अलग सॉल्वेंट में अलग है। वैसे एनसीईआरटी में सॉल्वेंट वाटर लेके डिस्कस किया गया है, लेकिन यदि हम सॉल्वेंट बदले तो ऑब्वियसली KH वैल्यू बढ़ेगी। ये बात सही है कि एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे भी हर गैस की KH वैल्यू अलग होती है, और जिस गैस की KH वैल्यू जितना ज्यादा होती है वो गैस उतना ही कम सॉल्वेबल होती है। हायर द वैल्यू ऑफ KH, लेस वुड बी द सॉल्वेबिलिटी। KH वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द सॉल्वेंट आल्सो। ठीक है,
फिर KH वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ती है, KH वैल्यू इंक्रीजेस विद टेम्परेचर एंड सॉल्वेंटी डिक्रीजेस। तो आप यहां पे ध्यान से देखिए, KH वैल्यू नाइट्रोजन गैस के लिए 76.48, किस टेम्परेचर पे 293 केल्विन यानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। लेकिन वही 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर KH की वैल्यू 88.84 हो गई। तो जैसे ही KH की वैल्यू बढ़ी, सॉल्वेंटी क्या हो गई, कम। वैसे ही ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन पे की KH वैल्यू 293 केल्विन पर 34.86 है, लेकिन 303 केल्विन पर 46.82 है। यानी कि 20 डिग्री से 30 डिग्री टेम्परेचर किए तो हमारी KH वैल्यू बढ़ी और सॉल्वेंटी घट गई। इसीलिए एक्वाटिक स्पीशीज को ठंडे पानी में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस होता है, क्योंकि जो फिशेज है, मछलियां हैं, उन्हें लो टेम्परेचर पे पानी में ज्यादा ऑक्सीजन, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और उन्हें ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है। क्लियर हुआ, ये समझ में आया? उसका रीजन, जो सॉल्वेंटी है गैस के लिक्विड में, वाटर में, वह एक तरह से कंडेंसेशन प्रोसेस है। तो आप जब टेम्परेचर घटा देते हैं तो कंडेंसेशन बढ़ जाता है, यानी कि गैस की सॉल्वेंटी लिक्विड में बढ़ जाती है। लेकिन आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जस्ट उल्टा होता है, कंडेंसेशन का उल्टा नहीं, इवापोरेशन शुरू होता है और उसके कारण गैस की सॉल्वेंटी पानी में घट जाती है। ठीक है, ये समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए कुछ इसके एप्लीकेशंस हम लोग डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ, जैसे यहाँ पे लिख के आ रहा होगा, ऊपर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, लिख के आ रहा होगा कि aquatic species feel more comfortable in cold water rather than hot water। सेकंड देखिए, स्कूबा डाइवर्स के लिए लिख के आ रहा होगा बैंड फॉर्मेशन। होता क्या है कि जब स्कूबा डाइवर्स डाइविंग करते हैं, डीप सी डाइविंग करते हैं, यहाँ पे लिख के आ रहा होगा, तो वो काफी ज्यादा हाई प्रेशर के कारण ऑक्सीजन गैस को अपने अंदर इनहेल करते हैं। पर जैसे वो बाहर आते हैं, प्रेशर कम होता है, तेजी से ऑक्सीजन गैस अनडिसॉल्व होती है और इस कारण ब्लड वेसल्स में यानी सर्कुलेटरी सिस्टम्स में बेंड यानी एयर पॉकेट का फॉर्मेशन होता है और ये एयर पॉकेट खतरनाक होती है। इस एयर पॉकेट से उनको ब्रेन हैमरेज या हार्ट अटैक, किसी तरह का स्ट्रोक्स झेलना पड़ सकता है, जो फैटल यानी जानलेवा हो सकता है। इसलिए स्कूबा डाइवर्स के सिलेंडर का कंपोजिशन आ रहा होगा कि सिलेंडर में हम ऑक्सीजन नहीं डालते, सिर्फ उसके साथ हीलियम और नाइट्रोजन जैसी भी गैसेस डालते हैं, जिनकी KH वैल्यू बहुत हाई है और जिनकी सॉल्वेंटी कम है। तो बेंड समझ में आया? बेंड फॉर्मेशन वो भी इसी का एप्लीकेशन है कि स्कूबा डाइवर्स जब डीप सी डाइविंग करते हैं तो नीचे समुद्र में बहुत हाई प्रेशर है, उस हाई प्रेशर के कारण बहुत ज्यादा ऑक्सीजन गैस उनके ब्लड में डिसॉल्व जाती है। लेकिन जब वो बाहर आते हैं तो तेजी से ऑक्सीजन गैस अनडिसॉल्व होती है, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम में एयर पॉकेट यानी बेंड फॉर्मेशन करती है, जो ब्लड सर्कुलेशन को रोकता है, यानी कि स्ट्रोक्स के लिए जिम्मेदार होता है, वो पैटर्न होता है। ठीक है, इसका उल्टा होता है एनोक्सिया। एनोक्सिया क्या है? एक मेडिकल टर्म है कि जब क्लाइंबर्स यानी जो पहाड़ पे चढ़ाई करने वाले, मॉनिटरिंग करने वाले लोग हैं, पहाड़ पे जाते हैं तो पहाड़ पे प्रेशर कम होता है। लो प्रेशर के कारण ऑक्सीजन गैस ब्लड में कम डिसॉल्व होती है, तो उन्हें ऑक्सीजन की कमी से थकान, टायर्डनेस, ठीक है, कंफ्यूजन, फेंट यानी बेहोशी, चक्कर आना, ऐसे सिम्टम उभरते हैं। कुछ लोगों को वोमिटिंग भी होती है और इसको मेडिकल टर्म में बोलते हैं एनोक्सिया। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्लाइंबर्स की जो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर होती है, उसमें ऑक्सीजन गैस हाई प्रेशर पे पैक की जाती है, ताकि थोड़ा ज्यादा हाई प्रेशर पे ऑक्सीजन गैस निकले और नोजल से जाए नाक के अंदर और थोड़ा ज्यादा डिसॉल्व हो सके। ये एनोक्सिया फॉर्मेशन। ठीक, नेक्स्ट हमने बताया कि आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो किसी भी गैस की सॉल्वेंटी घटेगी। दो तरह से समझ सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर KH वैल्यू बढ़ जाती है और जब KH वैल्यू बढ़ जाती है तो सॉल्वेंटी घट जाती है। KH वैल्यू बढ़ जाती है तो सॉल्वेंटी घट जाती है।
और दूसरा कि आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इवापोरेशन शुरू होता है, और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज सिमिलर टू द कंडेंसेशन। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर instead of condensation, evaporation takes place, resulting into the decrease in the solubility of that gas in the solution. समझ में आया? अब हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं। क्लियर? If mole fraction of N2, क्वेश्चन कर रहे हैं न्यूमेरिकल, if mole fraction of N2 in air is 0.8, KH value of N2 is 100 kilobar at T cap. Calculate number of moles of N2 dissolved in 10 moles of water at same temperature T है। देखिए 10 मोल वाटर दिया है, उसमें हम लोग KH वैल्यू पूछेंगे, और एक और चीज दी गई एंड टोटल प्रेशर above the solution is 5 bar। ठीक है, अब एक बार फिगर बना दे रहे हैं। 10 मोल ऑफ वाटर है, टेम्परेचर T केल्विन है, इसके ऊपर नाइट्रोजन गैस है, और हमसे पूछा जा रहा है कि कितनी नाइट्रोजन गैस वाटर में आके डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, वाटर में आके डिसॉल्व हो जाएगी। तो देखिए इसको कैसे क्वेश्चन करेंगे। हमें क्वेश्चन मालूम है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल टू KH वैल्यू इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। अब इस क्वेश्चन में देखिए गलती क्या होता है कि बच्चे सीधे 5 बार प्रेशर रख देते हैं, और यहीं पर क्वेश्चन आपका गलत होता है, क्योंकि 5 बार तो टोटल प्रेशर है। 5 बार आपका क्या है? टोटल प्रेशर। और अभी अपने आपको हेनरी लॉ लिखवाया, उसमें लॉ क्या करता है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन दैट सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमें पहले पार्शियल प्रेशर निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे? डाल्टन्स लॉ से। डाल्टन्स लॉ कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर इनटू टोटल प्रेशर। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन दिया है 0.8, टोटल प्रेशर दिया है 5 बार, कितना आ गया ये? 4 बार। अब यहाँ पे हम N2 का पार्शियल प्रेशर कितना रखेंगे? 4 बार। KH वैल्यू 100 किलो बार, यानी 100 इंटू 10⁻³ बार। अब आते हैं इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये देखिए 10⁻⁵ हो गया, इधर आ गया तो कितना हो गया? 4 इंटू 10⁻⁻⁵। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस वाटर का मोल दिया है 10 मोल्स। अब 10 मोल्स बहुत ज्यादा है, हमको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 बहुत कम है, मोल फ्रैक्शन केवल 4 इंटू 10⁻⁵ आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। उसको हम लोग क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 आ गया 4 इंटू 10⁻⁻⁴। क्लियर हुआ? तो इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि आपको टोटल प्रेशर दिया है। यदि आपको टोटल प्रेशर दिया है तो आपको उस गैस का क्या निकालना होगा? पार्शियल प्रेशर। और यह निकालने के लिए आपको एयर में या उस सॉल्यूशन के ऊपर जरूर टोटल उसका मोल फ्रैक्शन जरूर दिया होगा और टोटल प्रेशर जरूर दिया होगा।
तो आप फ्रैक्शन करके और टोटल प्रेशर को मल्टीप्लाई करके उस गैस का पार्शियल प्रेशर निकाल देंगे। जब पार्शियल प्रेशर निकल जाएगा तो उस पार्शियल प्रेशर को इस फॉर्मूले में उठाएंगे और फिर ये आया 4 × 10⁻⁴। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यदि आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो जरूर उसको सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल का नाम है केमिस्ट्री बाय डॉक्टर परेश कुमार सिंह। ओके, थैंक यू वेरी मच।